वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सर्टेन टास्क परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। सो दीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तब सिग्निफाई करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को, कि वो अगर कोई भी जैसे ऑल प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं। ठीक है। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस एंड कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें एग्जांपल देखने के लिए मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट इज डिफरेंट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल इज डिफरेंट बिकॉज प्लांट हैव क्लोरोफिल। ठीक है। एंड because they have chlorophyll and in the presence of sunlight they can synthesize their food, so these are known as autotrophs। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपके प्लांट हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, और उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ये सारे आपके एग्जांपल होते हैं ऑटोट्रॉप्स के। ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहीं पे आपको ऑटोट्रॉप्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल की, सो एनिमल जो होते हैं जनरली वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। मीन्स ये अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि प्लांट या फिर एनिमल पे बेस्ड फूड अपना ऑब्टेन करते हैं। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट या एनिमल से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। सो ये आपके क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप्स अपने फूड को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो फर्स्ट वन, दे नीड वाटर। सेकेंड थिंग, दे नीड CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड थिंग जो इनको चाहिए वो हो गई आपकी सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। फिर फोर्थ चीज जो इनको चाहिए दैट इज क्लोरोफिल। अगर इनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे कैन मेड देयर फूड। ठीक है। और ये आपका ग्रीन प्लांट और आपका साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड करते हैं किस पे, ऑटोट्रॉप पे, फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ दे ईट द फूड विच डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सो वो हो गया डायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली क्या होता है, सपोज उस जो प्लांट बेस्ड मटेरियल है उसको किसी एनिमल ने खाया और हम उस एनिमल को खा रहे हैं। ठीक है। हम इवन जो भी आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाता है इनडायरेक्टली डिपेंड करना इन सब चीज़ों पे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनिमल हो गया, फंगी हो गया, बर्ड्स हो गया, इवन ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है क्या है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, फॉर एग्जाम्पल कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ये आपके कन्वर्ट कर देते हैं। यही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स लाइक टेक CO2, that is carbon dioxide, and H2O, that is water, and convert them into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is known as photosynthesis। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज इन क्लोरोफिल, तो ये क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास 6 O2 रिलीज होंगे। ठीक है। एंड 6 आपके वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज करेंगे। ठीक है। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमें बोला जाता है कि आपको मोर प्लांट को इम्प्लांट करना चाहिए, बिकॉज वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हमारी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी वो कम करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हम पहले ही बात कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सनलाइट। ठीक है। सेकंड थिंग इज क्लोरोफिल। ठीक है। सनलाइट ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल, कि जो फोटोसिंथेसिस हम सनलाइट की प्रेजेंस में करना चाहते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल इज मस्ट। ठीक है। देन फिर CO2 आपको चाहिए। CO2 जो होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो थ्रू स्टोमेटा आपके जो प्लांट होते हैं वो उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द रिलीज एज बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। तो जो लीफ के स्टोमेटास होते हैं, लीफ के जो बिलो सरफेस होता है वहाँ पर आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे, जो कि कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर जब उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एज अ बाई प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं।
अगेन हम वाटर की बात करें, डिजॉल्व वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, so that is very useful for the process of photosynthesis। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें एक एग्जांपल बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें आपको लीव्स नहीं देखने मिलेंगे, वो फॉर एग्जांपल अगर हम कैक्टस की बात करें तो उसमें आपको लीव्स की जगह थॉर्न्स देखने के लिए मिलेंगे, तो क्योंकि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं तो उनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो सेम प्रोसेस वहाँ पर आपके जो थॉर्न्स होते हैं वो करते हैं। एंड समटाइम इवन जो आपकी ब्रांचेस होती हैं, इवन जो स्टेम होता है प्लांट का, वो भी अगर उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज मस्ट, क्योंकि क्लोरोफिल ही आपके सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगा। सेकंड थिंग, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि देखो वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट को केमिकल एनर्जी के रूप में उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड स्प्लिटिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, मतलब बाइफरकेट कर देते हैं। उसके बाद रिडक्शन ऑफ द CO2 टू कार्बोनेट, जो CO2 विच इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग गैस, तो उसको कार्बोनेट में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा क्या होता है, दीज आर टिनी पोर्स, छेद होते हैं छोटे छोटे, प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, जनरली ये लीव के नीचे वाले सर्फेस पे आपको ज़्यादा जनरली विजिबल होते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो स्ट्रोमेटा जो होते हैं ये गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होते हैं, उनका जो मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्पफुल होते हैं। लॉसेस मतलब ये लूजेस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये बहुत सारे वाटर को लूज भी कर देते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, दिस इज आपका ये स्टोमेटा है, तो इसमें जो ये ग्रीन कलर का इसमें एक आपको पिगमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अगर हम स्टोमेटल पोर्स की बात करेंगे, दीज आर द पोर, मतलब छेद हो जाता है, छोटे छोटे जो छेद होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, तो देर आर 3 टाइप्स। तो पहला होता है आपका होलोजोइक, सेकंड सेप्रोट्रॉपिक एंड थर्ड इज पैरासाइटिक। होलोजोइक में होता है एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड इन द बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड फूड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेते हैं और फिर उसको बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन उनको स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका अमीबा, एनिमल्स, ये सब आपका इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का पार्ट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन विच इज अ पार्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक की बात करेंगे, तो सेप्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीड करते हैं ऑन द डिकेड और डेड मटेरियल। ठीक है, उन पर वो फीड करते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा फंगी, इसका भी एक एग्जांपल आप मोल्ड ले सकते हो, जो कि आपके ब्रेड पे मोल्ड्स हो जाती हैं। अगर आप ब्रेड को बहुत टाइम तक बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ दोगे तो उस केस में भी आपको उस पर मोल्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। अब पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, पैरासाइटिक क्या होता है, दे लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसको ये होस्ट कहते हैं। तो ये किसी बॉडी को होस्ट कर, मतलब किसी बॉडी के अंदर रहते हैं, उसको होस्ट कर लेते हैं एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कस्कुटा, कस्कुटा डॉडर, यानी आपका जो अमरबेल होता है, इसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है। और प्लांट पैरासाइट्स होते हैं जैसे टिक्स होते हैं, वो भी इसका एग्जांपल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं प्लांट से। ठीक है, और लेकिन उसको बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है। अब देखो बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो सब में ना अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। अब अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अमीबा या पैरामीशियम हो गया, तो ये अपने फूड को ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, पहले ये पढ़ेंगे। तो देखो जो अमीबा होता है उस पे ना ब्रश लाइक इस तरीके से ना स्ट्रक्चर बने होते हैं अमीबा पे, उसके पूरी एंटायर बॉडी पे बाहर की साइड में। तो वो क्या होते हैं, उनको कहा जाता है सूडोपोडिया। ये एक तरह के उनके लेग की तरह होते हैं, उनके लेग की तरह होते हैं। तो फिर ये क्या होता है, एक्सटेंशन, फिर ये अपने सूडोपोडिया की वजह से क्या होता है, जैसे अगर ये फूड पार्टिकल है तो धीरे धीरे करके ना इसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये इसको कवर कर लेंगे, फिर धीरे धीरे इसको कैप्चर कर लेंगे और फिर इसके अंदर ना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ेंगे,
और उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेंगे एंड देन फिर इनके अंदर जो वॉक्यूल्स होंगे उसके अंदर वेस्ट मटेरियल को एक तरह से कलेक्ट करके रखेंगे एंड आफ्टर सम टाइम सेम प्रोसेस के थ्रू ये इस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रखा है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फूड को एंड टेक इन फूड वैक्यूल्स, ठीक है। फूड वैक्यूल्स में इनको लेकर जाएंगे, फिर वहाँ पर डाइजेशन ऑफ द फूड इन द फूड वैक्यूल्स एंड इसका यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द सिंपल सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। तो जो भी आपके सिंपल सब्सटेंसेस होंगे जिनका वो डाइजेशन कर चुके हैं उसको डिफ्यूजन के थ्रू सारी मतलब अमीबा की पूरी बॉडी एंटायर बॉडी में उसको पहुँचा देंगे, साइटोप्लाज्म बेसिकली में पहुँचा देंगे। और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को उसको अगेन जो फूड वैक्यूल्स थी उसी के अंदर वो रहेगा और फिर उसको move to the surface of the cell and thrown out of that, ठीक। अब अगेन हम पेरामीशियम का एग्जांपल है, तो पेरामीशियम में भी सेम चीज होता है पर इसमें सूडोपोडिया की जगह आपको सीलिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, ये आपको पूरी ऑल ओवर द बॉडी पेरामीशियम की मिलेगा एंड टेक इन फूड एट अ स्पेसिफिक फूड स्पॉट, ये अपने एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही अपने फूड को लेते हैं, जबकि अमीबा में आपका जो फूड वैक्यूम था इस तरीके से ये मूव करने लग रहे थे, ठीक है, एंड देन फिर अपने फूड को कैप्चर कर लेते, इसमें लेकिन ये अपने एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ही अपने फूड को लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेप्स इन होलोजी, जो न्यूट्रिशन होता है उसमें स्टेप्स क्या होता है, तो इसको आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो, इन मतलब अंदर होता है ना, और एक्स याद कर सकते हो कि एग्जिट होता है। तो अब अगर हम बात करें तो पहला होता है इंजेशन, इसमें फूड को आप जस्ट ऑब्टेन करते हो, लेते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, देन जब भी डाइजेस्ट हो जाएगा फूड फिर उसका क्या होगा, उसमें ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उसको ऑब्जॉर्ब किया जाएगा एंड देन फिर अगर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर लिया तो उसका एजिमिलेशन करना, इट मीन्स दैट जहाँ पर उस ऑब्जॉर्ब जो हमने ऑब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसका यूटिलाइज करना, जहाँ पर उसकी यूटिलिटी है वहां तक उसको पहुंचाना, दैट इज एजिमिलेशन एंड आफ्टर दैट जो भी हमारा एक्सक्रेटा है उसको वाइप आउट कर देना बॉडी से, दैट इज नोन एज इजेक्शन, ठीक है। इंजेशन एंड इजेक्शन आर डिफरेंट, इंजेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस एंड इजेक्शन इज द लास्ट प्रोसेस। अब अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम comprises द एलिमेंट्री कनाल एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो इसमें आपकी एलिमेंट्री कनाल हो जाएगी एज वेल एज आपकी जो डाइजेस्टिव वेरियस ग्लैंड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लीवर इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एंटायर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं माउथ का, तो माउथ का काम क्या है, इनटेक द होल फूड, ठीक है। तो माउथ अपना जस्ट इनटेक करेगा फूड को, उसके बाद क्या होगा, टीथ उसका च्यूइंग या ग्राइंडिंग ऑफ द फूड करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, जो टंग होगा वो रोलिंग ऑफ द फूड करेगा, बिकॉज देखिए आपने एक फूड का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया है, आप उसको च्यू स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से च्यू करना है, उसको पूरा तरीके से च्यू करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए हमें क्या होता है, बार बार फूड को रोलिंग करना पड़ता है। तो टेस्टिंग ऑफ द फूड, ठीक है, इवन जो टेस्टिंग ऑफ द फूड होता है वो जो टंग होती है, टंग पे आपको वेरियस टेस्ट बर्ड देखने के लिए मिलते हैं, और जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, टेस्टिंग ऑफ द फूड के लिए, ठीक है। अब अब अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो आपके सलाइवा को सेक्रेट करते हैं, तो वो किस लिए हेल्पफुल होता है, जिसे स्वेलिंग, यानी जब आप खाने को अपने प्रॉपर च्यूइंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो उसको फिर पुश डाउन करना, ठीक है, बॉडी को, तो इसके लिए क्या होता है, सॉरी जो टंग होती है वो इसके लिए हेल्पफुल होती है एंड जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं एज वेल एज म्यूकस को, ठीक है। तो जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। तो स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, शुगर में। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एमाइलेज, और एमाइलेज इज रिलीज बाय द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे दिस इज सपोज हमारी ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में जो फूड होता है वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो
इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब जब सपोज हमें वॉमिटिंग हो रही है तो फूड जो होता है वो वापस ऊपर की तरफ आने लगता है, तो इसे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे हमने पढ़ लिया। उसके बाद कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ईसोफोगस। ईसोफोगस काफी इलास्टिक होती है, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कोई फूड पार्टिकल जो होता है वो काफी लार्ज इन साइज है, तो ईसोफोगस थोड़ा बहुत अपने आप को वाइड कर सकती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगी, और अगर वैसे अदरवाइज वो थोड़ा मतलब अपनी जो विड्थ है उसको कम भी कर सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टमक, तो स्टमक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो स्टमक है उसका एसिड वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। इवन अगर हम बात करें उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया जाता है, समटाइम इवन सीन दैट इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1.4 होता है। ठीक है, जो HCl इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1.4 होता है, विच इज़ वेरी एसिडिक। तो अब हमारा गैस्ट्रिक जूस अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे को 3 चीज़ देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन इज़ पेप्सिन, दैट इज़ अ एंजाइम। ओके, दैट इज़ अ एंजाइम, पेप्सिन इज़ एन एंजाइम। अब अगर हम बात करें HCl आपका एक एसिड है, और म्यूकस म्यूकस क्या होता है, ये प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक होता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ एक लाइनिंग होती है, जैसे हमारे जो स्टमक है उसके अंदर HCl है, विच इज़ अ वेरी पावरफुल एसिड। अगर वो वैसे ही एसिड रहेगा तो हो सकता है ना कि वो इंटरनल टिश्यू जो हमारे हैं स्टमक के उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से है ना म्यूकस की एक लिनिंग बनी होती है, सो दैट कि हमारा जो स्टमक है वो प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो होता है एंजाइम, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। HCl जो होता है वो मीडियम एसिडिक होता है, इवन मेक्स मीडियम एसिडिक। वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, इवन 1.4 समटाइम इसका आपका पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, अब अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्ब्स का डाइजेशन होता है, फैट्स का भी होता है, इवन आपका प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है। तो जो कार्ब्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। अगर हम फैट की बात करें तो वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना सारा डाइजेशन इन सभी चीज़ों का कैसे हो पाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विली लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके से ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जो इसका एरिया है ना, सरफेस एरिया, उसको बढ़ा देते हैं, और इस वजह से यहाँ पर डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाता है, और उसी को हम विली बोलते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम, अब देखो क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको सिक्रेशन मिलता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे जो आपके एंजाइम्स होते हैं, इवन जो बहुत सारे आपके जूसेस होते हैं, वो सिक्रेशन मिलता है कहाँ कहाँ से, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा लीवर की बात करते हैं। तो जो लीवर होता है, लीवर जो है आपका बाइल जूस को सिक्रेट करता है। ठीक है, तो बाइल जूस जो होता है वो क्या करता है, लार्ज जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको इमल्सीफाई कर देता है। ठीक है, इमल्सीफाई करके उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, तो लीवर बेसिकली अगर हम बात करें किसके डाइजेशन में हेल्पफुल है, तो हम कह सकते हैं फैट के डाइजेशन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक है। ठीक है, अगर हम बात करें पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज जो होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, इन नेचर। तो पैनक्रियाज जो होता है एल्कलाइन होता है, यानी इसका जो आप देखेंगे तो 7.5 से 8 होता है, यानी ये थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए अगर आपका जो स्टमक है, स्टमक जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। अब अगर फूड जो है स्टमक से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो अगर वहाँ पे भी इतना एसिडिक होगा, तो जो लीनिंग है स्टमक में, हमने देखा था एक लीनिंग होती है, वो लीनिंग आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाए, तो इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर पेनक्रियाज से जो जूस आता है वो थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है तो एसिड और बेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो थोड़ा सा ये बेसिक होने की वजह से क्या होता है कि जो बेस होता है ना, उसी में हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो वर्क कर पाते हैं। तो पेनक्रियाज में अगर हम बात करें तो आपको एक ट्रिप्सिन देखने के लिए मिल जाएगा, लाइपेज भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फैट्स के डाइजेशन को, फैट को डाइजेस्ट करके, जो ये लाइपेज होता है वो फैट के डाइजेस्ट करता है और उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट globules in the small fat globules is
बाय द बाइल जूस। तो इमल्सिफिकेशन बेसिकली होता क्या है कि आपके पास लार्ज फैट कॉप्यूल्स है, बेसिकली लार्ज फैट है, ठीक है, तो उसको स्मॉल फैट्स में फ्रेगमेंट करना सो दैट कि वो डाइजेस्ट हो सके, तो ये आपका इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे, उसका पीएच इवन 7.5 होता है। अब अगर हम बात करें इसमें क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो मेनली आपका अब्जॉर्ब करता है ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो मेन डाइजेशन आपका कंप्लीट होता है ना, वो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। फिर भी अगर उसके अंदर कुछ एक्सेस वाटर होता है तो उसका डाइजेशन आपको लार्ज इंटेस्टाइन में देखने के लिए मिलेगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, इजेशन की प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ मेंशन कर दिया है, कुछ जगहों के पीएच वैल्यू। जैसे गॉल ब्लैडर की जो पीएच वैल्यू होता है, गॉल ब्लैडर इज ऑल्सो अल्कलाइन, यानी बेसिक होता है नेचर, ठीक है, और इसका जो आपको देखने को मिलेगा पीएच दैट इज 7.6 to 8.6, ठीक है, वो भी अच्छा खासा आपका बेसिक इन नेचर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच भी 7 to 8.5 होता है, ये भी बेसिक इन नेचर होता है, या न्यूट्रल से बेसिक इन नेचर कह सकते हैं। और लीवर जो होता है वो जनरली अराउंड 7 होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है, एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका माउथ होता है, माउथ इनटेक करता है फूड को, और जो टीथ होते हैं वो च्यूइंग ऑफ द फूड में हेल्पफुल होते हैं। टंग जो होती है रोलिंग ऑफ द फूड में हेल्पफुल होती है। दिस इज द एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आपका हेल्पफुल होता है किस लिए, कि जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, एक आपकी फूड पाइप जिसे हम इसोफोगस कहते हैं, और एक आपकी दूसरी पाइप होती है जिसे विंड पाइप कहते हैं। तो विंड पाइप में ऐसा नहीं हो कि हम खा रहे हैं तो विंड पाइप में आपका खाना जो है जाकर फंस जाए, तो इसलिए वहाँ पे एपिग्लोटिस एक लेयर हो जाती है, सो दैट कि आपका खाना जो होता है वो एक वॉल्व की तरह उधर ना आ जा पाए, तो वॉल्व की तरह उसमें मतलब वो बंद हो जाता है, ठीक है, वॉल्व की वजह से। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा को सिक्रेट करते हैं, जिसके अंदर आपको एमाइलेज एज अ एंजाइम भी देखने के लिए मिलता है। फिर फ्रेनेक्स होता है। फिर ईसोफोगस में आपका फूड आया। ईसोफोगस के बाद डायरेक्ट फूड ना तो लीवर में एंटर करता है, ना आपका पेनक्रियाज में, ना गॉल ब्लैडर में। आपको ध्यान रखना है, फूड डायरेक्ट स्टमक में एंटर करके उसके बाद सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड देन फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस, एंड देन फिर एनस से बाहर हो जाता है। अब लीवर जो होता है वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है, और अगर एक्सेस अमाउंट में हमारा बाइल जूस होता है तो उसका जो स्टोरेज होता है वो आपको गॉल ब्लैडर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम पैनक्रियाज की बात करें, तो जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, विच इज मोर और लेस थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है। फिर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ये इसकी जो लेंथ होती है ये वेरी कर सकती है, पर 7 to 8 मीटर हो सकती है। और अगर हम अपेंडिक्स बात करें, तो अपेंडिक्स एक ऐसी कनेक्टिंग जगह मान सकते हैं जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर तक हो सकती है। अगेन मैं एक एवरेज में वैल्यू बता रही हूँ, ये वेरी भी कर सकती है थोड़ा बहुत। फिर रेक्टम हो गया, दिस पोर्शन, एंड एनस इज द ओपनिंग बाय विच द जो एक्सक्रेटा होता है हमारी बॉडी का वो बाहर आ जाता है, ठीक है। सो ये पूरा हमारा प्रोसेस हमने पढ़ा, सारा चीज़ समझा। आई थिंक एंड आई होप कि आपको इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व क्या होता है, अगर हम बात करें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्या वो रेस्पिरेशन होता है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है वो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीदिंग। तो इसमें आपको इनटेक करना है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, बट एज वेल एज इसके अंदर और क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये पूरा प्रोसेस यानी ईच एंड एवरी सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके आपके बाय द प्रोसेस, मतलब आपके हार्ट तक आना, देन लंग्स के थ्रू बाहर होना, वो पूरा का पूरा जो कंप्लीट चीज होती है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जस्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को रेस्पिरेशन नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑल्दो वो भी उसका पार्ट है, ठीक है। अब ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन वेरियस पाथवेज, ग्लूकोज इज दिस वन C6H12 एंड O6 इन साइटोप्लाज्म। अब ये कैसे होता है, तो पायरुवेट एसिड होता है प्लस एनर्जी। देखो होता क्या है, सबसे पहले अगर हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा होगा इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में है। तो पहला हम देखते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ यीस्ट होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज भी इवन हो सकते हैं जो ये वाला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपने वर्क कर सकते हैं। तो जब भी ये रेस्पिरेशन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस वो क्या बनाएंगे, इथेनॉल, ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज एनर्जी बनाएंगे। और इस प्रोसेस का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट एसिड इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, दैट इज डन बाय यीस्ट।
ठीक है। इसी से आपका अल्कोहल, फिर अल्कोहल बेवरेजेस बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये आपकी एनर्जी को बनाता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो एटीपी इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर आपको इथेनॉल देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सेम देखो, एनर्जी इधर भी है इधर भी है, ठीक है, CO2 इधर भी है इधर भी है, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो ये हो रहा है, यहाँ पर जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी तो आपको इथेनॉल देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो उस केस में आपको वाटर देखने के लिए मिलेगा। ये ह्यूमन बींग में नॉर्मल होता है। फिर अब सब टाइम ऐसा होता है कि जितनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज रनिंग, तो उस केस में हो सकता है कि जितनी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल रही है इन मसल्स, तो उस केस में होगा आपकी बॉडी में जो है ना एनर्जी बनेगी और लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल फटीग, तो ये मसल फटीग एंड समटाइम इवन क्रैम्प्स भी आने लगते हैं, ठीक है। इट अकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज, आप काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो इवन, तो आपको ये देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यही जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इसको थोड़ा इलेबोरेटिव वे में नीचे बता रखा है। तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक है तो जाहिर सी बात है ये आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें क्या होगा, ये विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं है प्रेजेंट। अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहाँ पे होगा, आपका साइटोप्लाज्म होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, एज वेल एज आपको एनर्जी मिलती है। इसका एंड प्रोडक्ट होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड आपको देखने के लिए मिलेगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको जनरली मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसको पूरा समझेंगे। तो एट पैसेज ऑफ द एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहले क्या होता है, नोस्ट्रिल्स आ जाता है, फिर नजल पैसेज आ जाएगा, नजल कैविटी, फ्रिनिक्स, डिनिक्स, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकी हो गया, लंग्स हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, एंड देन एलुवियस हो गया। अच्छा, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसपे ना इस तरह के बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एल्वलीज होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये गैसेज के एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको और भी अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या फर्क होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन थ्रो एसिड कैविटी या चेस्ट कैविटी एक्सपेंड करती है। ऑब्वियस है, जैसे आप है ना ऐसे समझ लो कि इनहेलेशन को हमें ना एक बलून हमने उसको फुला दिया, तो उस केस में क्या होगा, सारा बलून जो होता है एक्सपेंड करता है, तो ऐसे ही हमारी चेस्ट की कैविटी भी एक्सपेंड करेगी, रिब केज लिफ्ट अप करेगी, ठीक है, रिब केज ऊपर की तरफ उठेगी, डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, डायफ्राम जो होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज, क्योंकि उनको एयर को अपने अंदर कंटेन करना है। अगर हम एक्सहेलेशन की बात करेंगे तो थ्रोसिक जो कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिब जो होगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी, रिब जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाएंगी, और एज वेल एज जो डायफ्राम हो वो डोम शेप बन जाएगा, मतलब डायफ्राम कुछ इस तरीके हो जाएगा। इस केस में आपका डायफ्राम इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ द लंग्स ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, क्योंकि एयर को वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि नोस्ट्रिल्स क्या होता है। तो द ओपनिंग थ्रू विच एयर एंटर टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नोस्ट्रिल जो हमारे नोज है उसके अंदर जो आपके दो नोस्ट्रिल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर क्या होता है, जो वहाँ है उसके बाद है ना नेसल पैसेज की बात करते हैं। द पैसेज दैट लीड फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द नेसल कैविटी, ये बेसिकली नेसल कैविटी, देखो नोस्ट्रिल और नेसल कैविटी के बीच में जो पैसेज होता है उसी को हम नेसल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेसल पैसेज की, द स्पेस विद इन द नोज वेयर द एयर इज वार्म्ड मॉइस्चर्ड एंड फिल्टर, जहाँ पर आपकी जो एयर है वो फिल्टर्ड होती है, ठीक है, वार्म्ड होती है, वो आपका नेजल कैविटी कहलाता है। उसके बाद फिर्निक्स होता है, द थ्रोट विच इज शेयर्ड पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो ये फिर्निक्स में क्या होता है, यहाँ पर आपको एयर और फूड का दोनों का आपको पाथवे देखने के लिए मिल जाएगा, और यहीं पे आपको एपिग्लोटिस वाला जो थिंग है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होगी। फिर अगर हम बात करें लिरिक्स की, इट इज द वॉइस बॉक्स कंटेनिंग द वोकल कॉर्ड वेयर द एयर पासेस इनटू द ट्रैकिया, तो ट्रैकिया हो जाता है, फिर उसमें आपकी एयर जो होती है वो पास करनी होती है। ट्रैकिया इज योर विंड पाइप, ठीक है, तो वो आपकी विंड पाइप होती है। यहाँ पे भी आपको लिरिक्स बता रखा है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अलग से एक बार और, ठीक है।
ट्रेकिया क्या होता है? विंड पाइप, ठीक है। जैसे फूड पाइप को आपका इसोफोगस बोला जाता है, ऐसे ट्रेकिया को बोला जाता है विंड पाइप। तो विच कैरियर्स एयर फ्रॉम द लेरिंक्स टू ब्रोंकी, तो जो एयर को लेरिंक्स से आपके ब्रोंकी तक लेके जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? ट्रेकिया। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो हमने पढ़ा था नेसल पैसेज था, नोस्ट्रिल और कैविटी के बीच में नेसल पैसेज था। ऐसे ही आपका लेरिंक्स और ब्रोंकी के बीच में आपको ट्रेकिया देखने के लिए मिल जाएगा। अब ब्रोंकी क्या होगा? दीज आर द मेन ट्यूब that branch from trachea and carry air to the lungs, जो lungs तक एयर को लेके जाने वाले हैं, दो दैट इज नोन एज ब्रोंकिस, ठीक है। ये ब्रांच हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लंग्स बात करेंगे, द ऑर्गन वेयर गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, तो जहाँ पर आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज नोन, मतलब वो जो आपका प्रॉपर ऑर्गन है उसको हम लंग्स कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकी, तो जो ब्रोंकी है उसकी अगर स्मॉलर ब्रांचेस हैं उसको हम बोलते हैं क्या? ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद लीडिंग टू द एल्वेोलियर सैक। फिर हम एल्वेोलिस की बात करेंगे। ये टिनी एयर सैक्स होते हैं विदिन द लंग्स वेयर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, तो यहाँ पर आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहीं पे आपको कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि एक्सचेंज ऑफ एलवीज और ब्लड एंड टिश्यूज यहाँ पे किस तरीके से होता है। ये आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है कि जब आपका जब आप इनहेल एक्सेल करो, देखो ये इनहेल वाला केस है, तो आपका रिब के जो होता है वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है। और तो ये वाला एग्जांपल, और जब एक्सेल करते हो तो ये थोड़ा देखो डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये नीचे की तरफ आने लगता है। तो यही आपको मैंने पहले समझाया है, ठीक है। अब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलस ब्लड एंड टिश्यू, ये किस तरीके से होता है? तो एयर रिच इन ऑक्सीजन इन एल्वेलस, तो जो एयर रिच होती है एल्वुलस में, मतलब ऑक्सीजन में रिच होती है, तो वो क्या होता है? ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका जो एयर होती है उसमें मिलती है। देन एयर जो होती है फिर उसके अंदर O2 बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, तो जो ऑक्सीजन है यानी वो आपका हीमोग्लोबिन जो कि आरबीआई का मेन कंपोनेंट है उसके अंदर बाइंड हो जाती है। फिर ऑक्सीजन इज रिलीज इन द टिश्यू, तो ऑक्सीजन कहाँ होती है? फिर रिलीज टिश्यूज में होती है। फिर उसके बाद आपका CO2 डिजॉल्व इन ब्लड, तो फिर जो ब्लड में CO2 डिजॉल्व होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, एंड देन CO2 इज रिलीज टू द एल्वुलर सैक, एंड देन फिर सेंट आउट टू द नोस्ट्रिल्स, एंड CO2 फिर CO2 फ्रॉम टिश्यूज होता है, CO2 रिलीज इनटू द ब्लड होता है, एंड देन फिर डिजॉल्व इन द ब्लड होता है। तो ये वाला आपका एक प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो टेरेस्ट्रियल जो वर्ड आता है वो हमेशा लैंड से रिलेटेड होता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल की, सो ये जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट की अगर हम बात करें तो आपको देखेंगे कि ये जो स्टोमेटा इन द लीव्स होता है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। लेंटिकल्स होता है ये स्टेम पे, ये भी आपके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। एज वेल एज जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स होता है वो भी आपके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब अगर हम लाइफ प्रोसेस का सेकंड वाला पार्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, तो ये वाले हम मतलब इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन, तो ह्यूमन बीइंग लाइक एनी अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये किसके थ्रू होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कंसिस्ट होता है क्या क्या? आप देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, पहला होता है पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज जो भी जिनमें भी आपको हार्ट देखने के लिए मिलेगा। फिर क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें आपको आर्टरीज और वेन देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर हम सर्कुलेटरी मीडियम की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज योर लिम्स, ठीक है। अब अगर हम इसमें होता कैसे है, तो सर्कुलेशन होता कैसे है ये आपको समझना है। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या होगा? वो हमारे सबसे पहले लेफ्ट आर्टरी में जाता है, तो लेफ्ट आर्टरी में यानी इस वाले आर्टरी में आएगा। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन से आता है। मैं आपको यहाँ से ही समझाती हूँ। देखो पल्मोनरी, वैसे जनरली आपको याद रखना है कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। लेकिन अगर जो वेन्स के अंदर ब्लड होता है वो CO2 रिच होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो एक
इसका एक्सेप्शन निकल के आएगा, वो होता है पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको एक दूसरे कलर से आपको शो कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये जो पल्मोनरी वेन है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन वाला ब्लड देखने के लिए मिलेगा, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपको CO2 वाला ब्लड देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज जितनी भी आपकी आर्टरीज है वहाँ पर आपको मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। सिर्फ ये पल्मोनरी आर्टरी उसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब अगर हम पढ़ना चाहें, स्टार्ट करना चाहें, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो सबसे पहले एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट आर्टरी में एंटर करेगा, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो किस में करेगा, ये देखो पहले ये रिलैक्स फॉर्म में होता है, जब इसके अंदर आएगा रिलैक्स फॉर्म में होगा, और फिर इसको पुश करेगा। ठीक है, पुश करने के लिए क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और फिर ये वेंट्रिकल इसमें रिलैक्स फॉर्म में करेगा, फिर ये पुश करेगा, और फिर इस तरीके से अरोटा के थ्रू हमारा क्या होगा, ब्लड जो होगा वाया अरोटा बॉडी में हर पार्ट में जाएगा। अब एक चीज़ जो कंफ्यूजन होती है कि सपोज यहाँ से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन वाला, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि वो वापस चला जाए। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर है ना इस तरीके से वॉल्स बने होते हैं, तो जैसे अगर ब्लड यहाँ से आने का तो पैसेज होता है, बट यहाँ से जाने लगता है ना, तो ये एक्चुअली जो वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिले, जब ब्लड यहाँ से जा रहा है तो जा सकता है, लेकिन अगर वापस आना स्टार्ट करेगा तो ये वॉल्स बंद हो जाएंगे। सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, लेफ्ट आर्टरी में गया, लेफ्ट आर्टरी से राइट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एंड देन फिर उसके बाद अरोटा के थ्रू एंटायर बॉडी के पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वहां पर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे फ्रॉम द एंटायर बॉडी, और फिर वेन कावा के थ्रू राइट आर्टरी में आएगा। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, वेन कावा के थ्रू, इंफीरियर वेन कावा हो गया, तो इसके थ्रू आपकी क्या होगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से आपको इस तरीके से ये अपर बॉडी पार्ट से आएगा, ये यहाँ से नीचे वाले पार्ट से आएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें एंटर करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये फिर से इसी तरीके से जाएगा, और इसका मूवमेंट जो होगा फिर यहाँ से इस तरीके से ये आपका बाहर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ से बाहर होकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। तो राइट आर्टरी में आया, राइट आर्टरी में आया, एंड देन फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लंग्स के थ्रू, यानी क्योंकि हमारा ये हमने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स में ले जाएगी, और फिर लंग्स से थ्रू क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये एक्सचेंज हो, जो ब्लड होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाला एक्सचेंजेस हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट आर्टरियम, देन राइट आर्टरियम, फिर अरोटा के थ्रू पूरी एंटायर बॉडी में जाएगा, एंटायर बॉडी से फिर यहाँ से वापस आएगा, और जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है वहाँ से इस तरीके से आएगा वापस। ये दोनों ही ब्लड यहाँ से आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके लंग्स में जाएंगे। ठीक है, फिर लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, ब्लड जो है ये क्या होता है, एक फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सॉलिड कंपोनेंट ब्लड कॉर्पल्स क्या होते हैं, और लिक्विड कंपोनेंट क्या होता है। तो लिक्विड कंपोनेंट सिर्फ एक है, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, येलो कलर फ्लूइड होता है, कंटेन 90% वाटर होता है इसके अंदर, और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, और आपका ग्लोब्यूल्स होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम सॉलिड कंपोनेंट की बात करें, तो ब्लड कार्पिल्स होते हैं, आरबीसी जो होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, और आपका डब्ल्यूबीसी। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज, ये आपकी कैरीज रिस्पेक्ट गैसेस, जो O2 और CO2 है, ठीक है, इसको ये कैरी करती है, और कंटेन HB हीमोग्लोबिन ये कंटेन करती है, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। और देखो, आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके एंटायर बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ही मतलब इसको कलर देता है आरबीसी को, मतलब जिसकी वजह से वो रेड कलर की विजिबल होती है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हेल्पफुल होता है इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, ब्लड का क्लॉटिंग होगी, जैसे अगर आप कोई वॉन्ड हुआ, कोई घाव लग गया है, एंड देन अगर वहाँ पे आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की काउंट कम होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो मतलब एक आपका जो वॉन्ड है वो पूरी तरीके से मतलब हील नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज होती है ना, उस केस में आपकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। फॉर एग्जांपल डेंगू हो जाता है, उस केस में आपको प्लेटलेट्स की जो काउंट होता है वो गिर जाता है। इवन आपको थोड़ा बहुत फीवर वगैरह भी होता है, तब भी समटाइम ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स आपकी गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद WBC अगर हम बात करेंगे, तो वाइट ब्लड सेल प्रोवाइड
body डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी के लिए जब भी कोई एंटीजन डाला जाता है, एंटीजन इज जस्ट लाइक कोई भी बीमारी का कोई, जैसे अगर कोरोना वायरस था तो कोरोना वायरस का जो कोरोना वायरस है वो एक तरह का एंटीजन है, और जब हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए कुछ अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होती हैं वो हमारी गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है सो दैट कि मतलब हमें बीमारियां ना हो, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। फिर अगर हम लिम्फ्स की बात करेंगे, ये भी एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन। इसके अंदर आपको लेस प्रोटीन देखने को मिलेगा देन ब्लड। लिम्फ फ्लोज मोर flows from the tissues to the heart assisting to the transportation of destroying germs। तो ये भी अगेन आपका हेल्पफुल होता है डिस्ट्रॉइंग ऑफ द जर्म्स को, ठीक है। फिर अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो उसमें आर्टरीज और वेन्स पढ़नी है। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट एक ही आर्टरी मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करेगी, अदरवाइज नहीं। तो सारी आर्टरी जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सेम वेन के साथ है, इसका अपोजिट है वेन। तो वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट पल्मोनरी वेन के अंदर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, आर्टरीज हैं ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव वेसल्स, जो भी हमारी ऑक्सीजन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो ये आर्टरीज, ये इनका काम है। और अगर वेन्स है तो वो कलेक्टिंग वेसल्स होती है, मतलब कलेक्ट करके लेके आती है कार्बन डाइऑक्साइड को। और आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और ये अगर हम वेन्स की बात करें, ये थिन होती हैं और लेस इलास्टिक आपको देखने के लिए मिलती है। ये हमारी बॉडी में ना अंदर की तरफ होती है ज़्यादा, थोड़ा मतलब अगर हम देखें अपना आर्टरीज और वेन्स का कंपेयर करें तो आर्टरीज हमारी बॉडी में डीपर इनसाइड होती है, लेकिन वेन्स आपको ऊपर से विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। और जो आर्टरीज, ठीक है, ये हो गया। और जनरली जो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रेशर मोर होता है, ज़्यादा होता है वेन्स से, ठीक है। तो ये भी आपको एक चीज़ याद रखनी है। फिर अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। तो जाइलम क्या करता है, कैरी करता है वाटर्स एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसे सपोज दिस इज अ प्लांट, तो नीचे से जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को, तो वो आपका क्या होगा, जाइलम। और ऊपर जब आपका फूड को सिंथेसाइज कर दिया तो वो जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बना है उसको लीव्स, उसको रूट्स तक लेके आना, उसको स्टेम तक लेके आना, उसको लीव्स तक लेके जाना, हर जगह पहुंचाना, ये काम कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। इसके अंदर नो एनर्जी इज यूज, इसके अंदर एनर्जी यूज होती है यूज फ्रॉम एटीपी। एटीपी इज योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि इसकी मूवमेंट जो होती है वो मतलब एक ऊपर की तरफ होती है, लेकिन इसकी यूनि डायरेक्शन, इसकी बहुत मतलब डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब अब अगर हम बात करें, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय वेपर इनटू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट क्या करते हैं, जब वो वाटर वेपर्स को ना, कुछ वाटर वेपर्स को रिलीज भी कर देते हैं आपके, ठीक है। तो जैसे हमारा जब ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं C6 आपका ग्लूकोज को फॉर्म किया उन्होंने, अपार्ट फ्रॉम दैट वो H2O को भी रिलीज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये वही वाटर वेपर्स की बात हो रही है, ठीक है। absorption and absorption and upward movement of water and mineral by creating pools, ठीक है, और हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट। तो ये किस लिए हेल्पफुल होता है, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लांट एंड मिनरल्स क्रिएटिंग पुल। तो पुल एक तरह से क्रिएट करता है, एज वेल एज ये जो हेल्प इन मतलब रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, ये इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड फ्रॉम लीव्स food factory to the different part of the blood is translocation, it is known as translocation। अब अगर हम बात करें excretion system, तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जब हमारे हार्मफुल जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ये वाला आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो होता है, इसमें आपका पेयर ऑफ किडनीज होता है, ये हमारी 2 किडनीज हैं, ठीक है। अब पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होता है। फिर आपका पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ये जिससे कनेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है, ठीक है। तो ये है और ये अरोटा हो गया, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, ये आपका ठीक है, ये आपका
वेन कावा हो गया, जिससे आपका डीऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। फिर रेनल वेन होती है, अगेन ऑक्सीजन डीऑक्सीजन वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेनल आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। फिर बाकी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। आपका जो यूरिन होता है वो ब्लैडर में स्टोर रहता है, और जब हमारा प्रेशर बनता है और फिर हम उसको रिलीज कर देते हैं, तब तक वो, जब तक रिलीज नहीं कर दे रहे हैं तब तक वो आपका इसमें से तो आपका जो ब्लैडर है उसमें जब तक यूरिन स्टोर रहेगा, जब तक कि हम उसको बाहर निकाल नहीं देते बाय द यूरेथा, ठीक है। और द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे ब्लड का, वो फिल्टर आउट हो जाता है बाय द, ठीक है। सो द ब्लड से फिल्टर आउट होता है, फॉर एग्जांपल यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन द लीवर। तो जो भी फिल्टर आउट करने वाला काम है वो आपका किडनीज करती है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो किडनीज के अंदर आपको नेफ्रॉन्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि फिल्टर आउट करने का काम करते हैं। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। तो क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, ग्लूकोज वाटर होता है, अमीनो एसिड होता है, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल्स इन द नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बोमेन कैप्सूल में ऑफ द नेफ्रॉन्स में आपके फिल्टर आउट होते हैं। टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्टर्ड आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरी सराउंडेड बाय द नेफ्रॉन। तो जो भी आपकी अगर यूजफुल चीज़ें होती हैं तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करना टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। ये भी आपका कैपिलरीज करती हैं जो नेफ्रॉन्स होते हैं, और कैपिलरीज ऐसी होती है जहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और सिक्रेशन क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द tubules which opens up into the collecting duct into the ureter। तो जो ये कलेक्टिंग डक्ट होती है, फिर यहाँ पर आपका कलेक्ट हो जाता है, और जो बिल्कुल वेस्ट होता है वो आपकी बॉडी से वाइप आउट होता है, ठीक है। अब होम्योडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय द आर्टिफिशियल किडनी, इट इज मीन फॉर द किडनी फेलियर प्रिवेंशन। तो क्या होता है, समटाइम किडनी जो होती है वो फेल हो जाती है, और किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो अभी भी स्टिल बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है कि मे बी किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, तो होम्योडायलिसिस करा जाता है, जिसमें बाय द प्रोसेस एक आर्टिफिशियल किडनी एक तरह से करा जाता है, और इसमें ब्लड को जो होता है पूरे ब्लड को फिल्टर आउट किया जाता है, ठीक है। एक्सक्रेशन इन प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन CO2 NH2, ठीक है। ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, ट्रांसपीरेशन इसको कहा जाता है। अदर वेस्ट में भी स्टोर्ड इन द लीव बार्क एक्सेट्रा, ठीक है, फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। इसमें एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि जैसे आपका गम होता है जो और इवन रबर जो होता है प्लांट से निकलने वाला, वो इसका एक्सक्रेटेड पार्ट होता है। प्लांट एक्सक्रेट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम, ठीक है। तो आसपास में वो कर सकते हैं, जैसे गम हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है। इन ओल्ड जाइलम सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस्टल ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सलेट इन द लीव्स एंड लीव्स ऑफ कोलकेशिया एंड स्टेम ऑफ जम्बिकान, ठीक है। ये आपके इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आप याद रखें। तो मेन पार्ट जो है इसका याद रखने वाला कि जो एक्सक्रेशन इन प्लांट होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है by the process of transpiration। Thank you.